विदर्भ बरार का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसकी जड़ें वैदिक पुराण काल तक जाती हैं। वैदिक व पुराणकालीन उल्लेख विदर्भ का नाम हमें महाभारत और पुराणों में मिलता है। राजा भीष्मक और उनकी पुत्री रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का राज्य विदर्भ ही माना जाता था। प्राचीन काल में विदर्भ दाक्षिणात्य जनपदों में एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से विकसित क्षेत्र था। बौद्ध काल। विदर्भ में बौद्ध धर्म का भी बड़ा प्रभाव रहा। अजंता एलोरा गुफाओं के आसपास का क्षेत्र विदर्भ से जुड़ा है। सम्राट अशोक के समय में विदर्भ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा। सातवाहन काल। मौर्यों के पतन के बाद विदर्भ सातवाहन साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग बना। ईसा पूर्व 2वीं सदी से लेकर ईसा की 3वीं सदी तक। सातवाहनों के बाद यह क्षेत्र वाकाटक वंश के अधीन आया। वाकाटक और बाद के राजवंश। वाकाटक वंश 3वीं 5वीं सदी ई तो ने विदर्भ को अपनी राजधानी बनाया। यह गुप्तों के सहयोगी थे। इसके बाद क्षेत्र में चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव इत्यादि का शासन रहा। इस्लामी आक्रमण व बरार। 13वीं 14वीं सदी में जब दिल्ली सल्तनत और बाद में बहमनी सल्तनत का विस्तार हुआ तो विदर्भ का यह भाग बरार कहलाने लगा। बरार पहले बहमनी सल्तनत के अधीन रहा, फिर इमरानी इमाद शाही वंश ने इसे स्वतंत्र राज्य बनाया। 94 सींधी। बाद में यह अहमदनगर फिर मुगलों के अधीन आया। मराठा काल। 18वीं सदी में विदर्भ मराठों के अधीन आया और भोसले घराने की नागपुर शाखा ने यहां शासन किया। रघुजी भोसले और उनके वंशजों ने विदर्भ को मराठा साम्राज्य का अहम हिस्सा बनाया। अंग्रेजों का आगमन। 1803 की असई की लड़ाई के बाद नागपुर और विदर्भ पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। 1835 में नागपुर की भोसले शाखा के खत्म होने पर विदर्भ को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधे अपने अधीन कर लिया। इसके बाद यह सेंट्रल प्रोविंसेस सीपी बेरार का हिस्सा बना। आधुनिक काल 1955 के पुनर्गठन में विदर्भ को महाराष्ट्र में शामिल किया गया। इस तरह विदर्भ यानी बरार का इतिहास 2500-3000 वर्ष पुराना और निरंतर चलता आया है। प्राचीन वैदिक पुराण काल से लेकर आज तक। पुराण व महाभारत काल ईसा पूर्व सहस्राब्दियों में। विदर्भ का नाम संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में विदर्भराज भीष्मक और उनकी पुत्री रुक्मिणी, जो श्रीकृष्ण की पत्नी बनी, का उल्लेख है। यह भूमि नदियों, पहाड़ियों और घने जंगलों से भरी हुई थी। यहाँ के लोग शूरवीर और कला प्रेमी माने जाते थे। विदर्भ का नाम उस समय भारत के प्रमुख जनपदों में आता था। इसका मतलब है कि यह इलाका तब भी स्वतंत्र पहचान रखता था। बौद्ध और मौर्य काल। ईसा पूर्व 3री सदी ई 2री सदी। सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे तब विदर्भ मौर्य साम्राज्य के अधीन आया। बौद्ध भिक्षु यहां आए और गुफाओं, स्तूपों तथा विहारों का निर्माण हुआ। अजंता की गुफाएं, जो भौगोलिक रूप से विदर्भ क्षेत्र से जुड़ी हैं, इस काल की झलक दिखाती हैं। सातवाहन साम्राज्य। ईसा पूर्व 2री सदी ई 3री सदी। मौर्यों के पतन के बाद दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का उदय हुआ। विदर्भ उनके साम्राज्य का केंद्रीय क्षेत्र बन गया। सातवाहन शासक सातकर्णी और उनके उत्तराधिकारी यहां से शासन करते थे। विदर्भ व्यापार मार्गों से जुड़ा था। कांपसी, बालापुर और अमरावती जैसे नगर समृद्ध केंद्र थे। वाकाटक वंश 3री 5वीं सदी ई। सातवाहनों के बाद विदर्भ पर वाकाटक वंश का शासन आया। इनकी राजधानी नागपुर और आसपास का इलाका था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इससे पता चलता है कि विदर्भ उस समय गुप्त साम्राज्य का सहयोगी और शक्तिशाली क्षेत्र था। अजंता की प्रसिद्ध गुफाओं के निर्माण में वाकाटकों का बड़ा योगदान था। मध्यकाल। चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव। 6ठी 13वीं सदी। विदर्भ पर कभी चालुक्य, कभी राष्ट्रकूट और कभी यादवों का शासन रहा। यहाँ के किले और मंदिर इस काल की याद दिलाते हैं। यादव वंश की राजधानी देवगिरी, दौलताबाद थी, लेकिन विदर्भ उनके अधीन रहा। बरार नाम का उदय। दिल्ली सल्तनत और बहमनी शासन। 13वीं 15वीं सदी। जब उत्तरी भारत में मुस्लिम आक्रमण शुरू हुआ तो विदर्भ पर भी असर पड़ा। दिल्ली सल्तनत के बाद जब दक्कन में बहमनी सल्तनत बनी तो विदर्भ का यह क्षेत्र बरार कहलाने लगा। बरार बहमनी सल्तनत के 5 सूबों में से एक था। यहां अमरावती, अचलपुर, बल्लारपुर जैसे किले प्रशासनिक केंद्र बने। इमरानी इमादशाही वंश और बरार की स्वतंत्रता। 1490 1574। 1490 में बहमनी सल्तनत टूट गई। बरार का गवर्नर फतेहुल्लाह इमरानी ने
खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया और इमाद शाही वंश की स्थापना की। यह वंश लगभग 85 साल चला, लेकिन कमजोर था। बरार पर जल्द ही अहमदनगर फिर मुगलों ने कब्जा कर लिया। मुगलों का शासन 1657। अकबर ने बरार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यहां अमरावती, अचलपुर, गविलगढ़ किला मुगलों के नियंत्रण में आए। बरार मुगल शासन में सूबा बरार कहलाया। मराठा और भोसले वंश 18वीं सदी। विदर्भ में नई शक्ति का उदय हुआ। मराठा। नागपुर में रघुजी भोसले ने अपनी राजधानी बनाई। भोसले वंश ने विदर्भ को स्वतंत्र पहचान दी और यहां से बस्तर, छत्तीसगढ़, ओडिशा तक शासन फैलाया। नागपुर राज्य मराठा साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग बन गया। अंग्रेजों का शासन 1803-1958। 1803 की असई की लड़ाई में अंग्रेजों ने भोसलों को हराया। धीरे धीरे नागपुर राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गया। 1835 में भोसले वंश का अंत होने पर विदर्भ को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधे 1835 में भोसले वंश का अंत होने पर विदर्भ को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधे अपने नियंत्रण में लिया। इसे सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार नाम दिया गया। आधुनिक काल 1947 आज तक। 1987 में आजादी के बाद विदर्भ भारत का हिस्सा बना। 1950 के राज्य पुनर्गठन में विदर्भ को महाराष्ट्र में मिला दिया गया। आज विदर्भ महाराष्ट्र का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसकी अलग पहचान नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, वर्धा, गोंदिया आदि जिलों सहित अब भी कायम है। इस तरह विदर्भ का इतिहास महाभारत काल से लेकर आजादी और आधुनिक भारत तक लगभग 3000 साल पुराना और बहुस्तरीय है। हर युग में इस भूमि ने नए शासक देखे, नए युद्ध देखे और अपनी अलग छाप छोड़ी। मैं अब विदर्भ की हर बड़ी लड़ाई, युद्ध, जैसे असई की लड़ाई, गविलगढ़ की लड़ाई, इनका वर्णन भी कर देता हूं। विदर्भ बरार की प्रमुख लड़ाइयां। गविलगढ़ किले की लड़ाई 16वीं सदी, बरार बनाम अहमदनगर। बरार का शासक फतेहुल्लाह इमरानी बहमनी सल्तनत से अलग होकर स्वतंत्र हो गया था, लेकिन उसका राज्य कमजोर था। अहमदनगर सल्तनत के निजामशाही सुल्तान को यह बर्दाश्त नहीं था कि पास का बरार स्वतंत्र रहे। गविलगढ़ किला, जो सतपुड़ा पर्वतों में बना था, रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। अहमदनगर की सेना ने किले को घेर लिया। तोपें दागी गईं, लेकिन गविलगढ़ के पत्थरों ने हमले झेल लिए। फिर भी बरार की छोटी सेना बड़ी फौज के सामने टिक नहीं पाई। कई हफ्तों की घेराबंदी के बाद गविलगढ़ किला अहमदनगर के हाथ चला गया। इससे बरार की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई और यह इलाका कभी अहमदनगर, कभी मुगलों के हाथों में जाता रहा। बरार पर मुगलों का कब्जा। 1544 अकबर का अभियान। अकबर ने दक्कन की ओर नजर डाली। 1529 में उसकी सेना ने बरार पर चढ़ाई की। मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में हजारों सैनिक गविलगढ़ और अमरावती की ओर बढ़े। बरार के शासक ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन मुगलों की अनुशासित सेना, तोपखाना और घुड़सवारों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। अंततः बरार मुगलों का सूबा बना और अकबर के साम्राज्य में शामिल हो गया। इस युद्ध से विदर्भ पूरी तरह उत्तर भारत की राजनीति से जुड़ गया। असई की लड़ाई 1803, भोसले बनाम अंग्रेज। यह विदर्भ की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से है। रघुजी भोसले द्वितीय नागपुर के शासक थे। अंग्रेज मराठों की शक्ति तोड़ने के लिए बढ़े। 33 नवंबर 1803 को विदर्भ की धरती पर असई गांव के पास भीषण युद्ध हुआ। भोसले के पास लगभग 40,000 सैनिक थे, लेकिन अंग्रेजों के पास अनुशासन और आधुनिक तोपें थीं। मैदान धूल और बारूद के धुएं से भर गया। मराठा घुड़सवारों ने कई बार धावा बोला, लेकिन अंग्रेजों की पंक्ति तोड़ न सके। कई घंटे चले संघर्ष में भोसले की सेना पराजित हुई। इस युद्ध के बाद नागपुर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हुआ और भोसले धीरे धीरे उनकी कठपुतली बन गए। गविलगढ़ किले की दूसरी लड़ाई 1803, अंग्रेज बनाम भोसले। असई की लड़ाई के बाद अंग्रेज सीधे गविलगढ़ किले की ओर बढ़े। यह किला पहाड़ों पर था और लगभग अभेद्य माना जाता था। भोसले की शेष सेना ने किले में शरण ली। अंग्रेजों ने किले को घेर लिया और लगातार तोपें दागीं। कई हफ्तों तक प्रतिरोध चला, लेकिन अंग्रेजी तोपखाने ने दीवारें तोड़ दीं। आखिरकार गविलगढ़ किला अंग्रेजों के हाथ आ गया। इससे विदर्भ पर भोसलों की पकड़ लगभग खत्म हो गई। 1817 और 758 की लड़ाई, तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध। 1817 में जब पूरे मराठा साम्राज्य ने अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई छेड़ी, तो नागपुर भी उसमें शामिल हुआ। नागपुर के रघुजी भोसले ने अंग्रेजों से विद्रोह किया। सीताबर्डी की लड़ाई, नागपुर, विदर्भ की धरती पर निर्णायक साबित हुई।
भोसले की सेना ने अंग्रेजी छावनी पर धावा बोला। कई दिनों तक नागपुर की गलियां युद्ध भूमि बनी रहीं, लेकिन अंग्रेजों की अनुशासित टुकड़ी और उनके सहयोगी सैनिकों ने विद्रोह को दबा दिया। सीताबर्डी पहाड़ी पर अंग्रेजों का झंडा लहराया और नागपुर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। 1877 का विद्रोह, विदर्भ की गूंज। 1887 की क्रांति की आग विदर्भ तक भी पहुंची। चंद्रपुर, वर्धा और नागपुर के आसपास विद्रोही सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, लेकिन यहां का आंदोलन जल्द दबा दिया गया क्योंकि अंग्रेज पहले से ही सतर्क थे। फिर भी विदर्भ ने देशव्यापी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आवाज उठाई। निष्कर्ष: विदर्भ की धरती ने महाभारत काल से लेकर 1857 तक लगातार संघर्ष देखे। गविलगढ़ और अचलपुर के किले खून और बारूद की गवाही देते रहे। असई और सीताबर्डी जैसी लड़ाइयों ने पूरे मराठा और अंग्रेज इतिहास का रुख बदला। हर काल में विदर्भ ने अपनी अलग छाप छोड़ी, कभी स्वतंत्र राज्य बनकर, कभी साम्राज्यों की रणभूमि बनकर।